नमस्ते। हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति देश के फर्स्ट सिटीजन हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, है ना? ये पद बहुत सम्मान और अधिकार वाला लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प पैराडॉक्स मतलब एक विरोधाभास भी छिपा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और खोलते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और इस विरोधाभास की सारी परतें। और देखिए, यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। एक तरफ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब हेड ऑफ स्टेट, और दूसरी तरफ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो है रियल एग्जीक्यूटिव हेड मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट। सारी असली एग्जीक्यूटिव पावर तो पीएम के पास है। तो फिर प्रेसिडेंट का असली काम क्या है, मतलब उनका रोल क्या है? यही सवाल है और इसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि देश के इस सबसे बड़े पद पर फर्स्ट सिटीजन को चुना कैसे जाता है? एक बात तो पक्की है, ये प्रोसेस हमारे आपके जनरल इलेक्शंस जैसा बिल्कुल नहीं है, ये काफी अलग है। देखिए, हम लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसे एक स्पेशल ग्रुप करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये क्या है? अरे सिंपल शब्दों में कहे तो जिन लोगों को हम चुनते हैं, मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वही हमारे बिहाफ पर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? ध्यान से सुनिए। इसमें होते हैं हमारे इलेक्टेड एमपीज मतलब लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, और साथ ही सभी राज्यों की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएज भी इसमें शामिल हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, कौन वोट नहीं करता? नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो वोट नहीं करते। और जिन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद है, उसके सदस्य भी वोट नहीं करते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वोटिंग का तरीका भी बड़ा यूनिक है। इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या एसटीवी। इसमें होता क्या है कि जो वोटर्स हैं वो किसी एक कैंडिडेट को टिक नहीं करते, नहीं, वो अपनी प्रेफरेंस बताते हैं। मतलब ये मेरी फर्स्ट चॉइस, ये मेरी सेकंड चॉइस और ये थर्ड। इस सिस्टम से ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी जीते उसे सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी न मिले, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का सपोर्ट मिले। ओके, तो इलेक्शन प्रोसेस तो समझ आ गया। अब आते हैं प्रेसिडेंट के टूल किट पर, मतलब वो कौन कौन सी पावर्स हैं जो हमारा संविधान उन्हें देता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। जरा सोचिए, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट्स के गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता है? अटॉर्नी जनरल और सीएजी जैसे बड़े बड़े ऑफिशियल्स की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ, इन सब का जवाब एक ही है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और सिर्फ यही नहीं, प्रेसिडेंट हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स पर। कानून बनाने में प्रेसिडेंट का रोल आप समझिए एक फाइनल गेट कीपर जैसा है। पार्लियामेंट कोई भी बिल पास कर दे, वो कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स न हो, उनकी मोहर जरूरी है। इसके अलावा पार्लियामेंट के सेशंस को बुलाना, उन्हें खत्म करना और जरूरत पड़ने पर लोकसभा को डिसॉल्व करना भी प्रेसिडेंट की ही शक्ति है। अब एक ऐसी पावर की बात करते हैं जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और इसका जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में है। ये है दी पावर टू पार्डन, क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी अपराधी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, और इसमें डेथ पेनल्टी यानी मृत्यु दंड भी शामिल है। ये प्रेसिडेंट की सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर्स में से एक मानी जाती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास हैं इमरजेंसी पावर्स। ये बहुत बड़ी पावर्स हैं। हमारे संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का प्रावधान है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत। इन तीनों को डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, जो क्राइसिस के समय में उन्हें जबरदस्त अधिकार देती है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी, इतनी सारी पावर्स। तो सवाल फिर से वही आता है कि इतनी शक्ति के साथ प्रेसिडेंट एक ऑल पावरफुल रूलर क्यों नहीं बन जाते? क्या है वो चीज जो उन्हें रोकती है? और जवाब वही है जहां से हमने शुरू किया था, वो पैराडॉक्स। देखिए, द अल्टीमेट चेक ये है कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही काम करना होता है। मतलब वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, वो बंधे हुए हैं चुनी हुई सरकार की सलाह से। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है।
लेकिन मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर कोई प्रेसिडेंट संविधान का ही उल्लंघन कर दे, तब क्या होगा? हमारे संविधान निर्माताओं ने इसका भी इंतजाम किया है और उस फाइनल सेफगार्ड का नाम है इम्पीचमेंट। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जिसका जिक्र आर्टिकल 61 में है, ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। स्टेप 1, पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, चार्जेस की शुरुआत कर सकता है। स्टेप 2, प्रेसिडेंट को 14 दिन का रिटन नोटिस दिया जाता है। स्टेप 3, जिस हाउस ने चार्ज लगाया है उसे 2/3 मेजॉरिटी, जो कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है, उससे प्रस्ताव पास करना होता है। और स्टेप 4, फिर दूसरा हाउस इसकी जांच करता है और अगर वो भी इसे 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दे तो प्रेसिडेंट को पद से हटा दिया जाता है। मतलब ये प्रोसेस इतना मुश्किल इसीलिए बनाया गया है ताकि इसका मिसयूज ना हो। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का रोल एक रूलर का नहीं बल्कि रिपब्लिक के गार्डियन का है, एक संरक्षक का। ये जो लाइन है, ये प्रेसिडेंट के रोल को परफेक्टली सम अप करती है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर, अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड द फाइनल सील ऑन द लॉ। वो सुप्रीम कमांडर हैं, देश की एकता का प्रतीक हैं और हर कानून पर अंतिम मोहर भी। उनकी भूमिका एग्जीक्यूटिव से कहीं ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल और सिंबॉलिक है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या प्रेसिडेंट का पद सिर्फ एक रबर स्टैंप है या फिर हमारे लोकतंत्र का वो अल्टीमेट सेफ्टी वाल्व है जो क्राइसिस के समय देश को बिखरने से बचाता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सोचने लायक है।